हेलो गाइज, मैं काजल। वेलकम टू माया ट्यूशन चैनल। तो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में 11 अगस्त से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो mytuition.com पे विजिट कर सकते हैं। आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 में कब पारित किया गया है? फ्रेंड्स, जो भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक संशोधन बिल जो है ये 4 अगस्त को पारित किया गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। गाइज, अगर हम कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं या उसके बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं, तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल कर भी आपके एग्ज़ाम में दे दें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और इजली उसे कर लेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा ने 4 अगस्त को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण विधेयक 2021 पारित कर दिया है। इससे पहले 29 जुलाई को लोकसभा में बिल पास हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो विधेयक है, जो ये बिल है, ये 29 जुलाई को लोकसभा में पास किया गया था और 4 अगस्त को जो है ये राज्यसभा में पास हो गया है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह अधिनियम का रूप में लागू हो जाएगा। तो अभी इसकी जो राष्ट्रपति की मंजूरी है ये बाकी है और इस राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये लागू हो जाएगा। यह विधेयक केंद्र सरकार के परिसंपत्ति मौद्रीकरण कार्यक्रम के तहत छोटे हवाई अड्डों को निजीकरण की सरकारी योजना का समर्थन करता है। फ्रेंड्स, ये विधेयक जो है ये केंद्र सरकार के परिसंपत्ति मौद्रिक कार्य के तहत छोटे हवाई अड्डों को निजीकरण की सरकार की योजना को समर्थन करता है और यह छोटे हवाई अड्डों के विकास में उत्प्रेरक साबित होगा और दूर दराज के इलाकों में हवाई संपर्क को बढ़ाने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, इस बिल का मकसद यही है कि जो छोटे हवाई अड्डे हैं इसका विकास हो और जो दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर भी हवाई संपर्क बने। विधायक प्रमुख हवाई अड्डे की परिभाषा में संशोधन करके हवाई अड्डे के समूह के शुल्क निर्धारित की अनुमति देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विधेयक सिंगल एयरपोर्ट के लिए के संबंध में कानून के प्रावधानों में संशोधन करता है। इस विधेयक का उद्देश्य न केवल हवाई यात्रियों की संख्या को तेजी से बढ़ाना बल्कि मुनाफे कमाने वाले हवाई अड्डों को विकसित करना भी है। इन हवाई अड्डों में AA1 द्वारा अर्जित राजस्व का उपयोग Tier 2 और Tier 3 शहर हवाई अड्डों के विकास के लिए किया गया है। तो गाइज, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कौन से संशोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2021 संसद में पारित किया गया है? फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो दिवाला और ऋण संशोधन अधिनियम है, बिल जो है, इसे पारित किया गया है, संसद में पारित किया गया है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। दिवाला ऋण संशोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2021 संसद में पारित हो गया है। राज्यसभा में इस विधेयक को 3 अगस्त को, जबकि लोकसभा में 28 जुलाई को मंजूरी दी गई थी। तो गाइज, इसे ध्यान में रखिएगा कि 3 अगस्त को इसे लोकसभा में मंजूरी मिली है और 28 जुलाई को लोकसभा में और ये राज्यसभा में 3 अगस्त को पारित की गई है। यह विधेयक दिवाला और ऋण संशोधन अक्षमता संहिता 2016 में संशोधन के लिए लाया गया था। यह छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने और व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दिवालियापन और दिवाला को समय पर हल करने के लिए समाधान प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह संशोधन विधेयक सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों के लिए एक वैकल्पिक दिवाला समाधान विकल्प को जो है प्री पैकेड
इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कहा जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स जो है इसका जो भूमिका होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस किसे महाराष्ट्र के लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। तो गाइज, हाल ही में ये न्यायमूर्ति BM कनाडे को महाराष्ट्र के लोकायुक्त चुना गया है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। मुंबई हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति न्यायाधीश न्यायमूर्ति BM कनाडे को महाराष्ट्र के लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह केसरी, फ्रेंड्स जो भगत सिंह हैं केसरी जो हैं ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं उद्धव ठाकरे हैं। तो इनको ध्यान में रखिएगा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं की सलाह पर की गई हैं। लोकायुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचार रोधी स्वतंत्र संस्थान है। फ्रेंड्स, लोकायुक्त जो है ये भारत के राज्यों द्वारा संगठित भ्रष्टाचार स्वतंत्र संस्थान है। इसका जो गठन हुआ है ये राज्य के द्वारा भ्रष्टाचार से स्वतंत्र एक संस्थान बनाया गया है। नागरिक किसी भी सरकारी अधिकारी या निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत सीधे लोकायुक्त को कर सकता है, जिन्हें शीघ्र निवारण का मांग सौंपा जाता है। तो गाइज, इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरहोल नेशनल पार्क के नाम बदलकर क्या रखने की मांग की गई है। गाइज, यहाँ पर 6000 लोग जो हैं एक याचिका पर सिग्नेचर किए हैं और उन्होंने PM को कार्यालय में इस याचिका को भेजे हैं और ये मांग किए हैं कि जो वो नगर हवेली नेशनल पार्क है इसका नाम बदल दिया जाए। तो फ्रेंड्स, इसका नाम बदलकर इसका जो पहले नाम था ये राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका नाम बदलने की बात कही गई है और इसका नाम जो है ये राजीव गांधी नेशनल पार्क है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। कर्नाटक के कोडगु जो चाय बागान और कॉफ़ी का दक्षिण भारत में चर्चित स्थान है। कोडागु जिले स्थानीय लोगों में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में एक याचिका भेजकर मांग की गई है कि नागरहोल नेशनल पार्क, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, उसमें से राजीव गांधी का नाम हटाकर उसका नाम जनरल करियप्पा नेशनल पार्क रखा जाए। फ्रेंड्स, जो जनरल करियप्पा थे इनके नाम पर ये नेशनल पार्क की नाम रखने की मांग की जा रही है। दरअसल फील्ड मार्शल के M करियप्पा कोडागु से ही थे। ऐसा दावा किया गया है कि कोडागु के 6000 लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका मामले में PMO में को भेजा गया है। फ्रेंड्स, 6000 लोग इस याचिका पर साइन किए हैं जो कि PM कार्यालय में भेजा गया है इसे। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भी इस संबंध में याचिका भेजी गई है। जनरल करियप्पा भारतीय सेना में पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे। फ्रेंड्स, ये जो करियप्पा थे ये पहले कमांडर इन चीफ थे भारतीय सेना में। 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने वेस्टर्न फ्रंट पर भारतीय सेनाओं का नेतृत्व किया था। ये वेस्टर्न फ्रंट से भारतीय सेनाओं का नेतृत्व किए थे। नागरहोली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम घाट की तलहटी से लेकर ब्रह्मगिरी पहाड़ी और दक्षिण में केरल राज्य तक फैला हुआ है। तो ये जो राष्ट्रीय पार्क है ये पश्चिमी घाटी तलहटी से लेकर ब्रह्मगिरी पहाड़ी तक दक्षिण केरल राज्य तक फैला हुआ है। यह पार्क भारत के कर्नाटक राज्य में
कोडागू जिले और मैसूर जिले में संयुक्त रूप से स्थित है। इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसका नाम जो था राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन अभी इसका मांग किया जा रहा है कि जो वो करियप्पा हैं, इनके करियप्पा के नाम पर, जो जनरल करियप्पा हैं, इनके नाम पर ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा जाए। इसी के लिए याचिका PMO में भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को रेड लिस्ट से एम्बर लिस्ट में डाल दिया है? फ्रेंड्स, ये जो ब्रिटेन है, ये भारत को हाल ही में रेड लिस्ट से निकाल करके एम्बर लिस्ट में डाल दिया है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं और ये रेड लिस्ट वाले और एम्बर लिस्ट वाले के बारे में भी देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए ब्रिटिश के पास एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, जिसके तहत ब्रिटेन ने हाल ही में भारत को रेड लिस्ट से निकालकर एम्बर लिस्ट में डाल दिया है। एम्बर लिस्ट में डालने का मतलब होता है कि भारत के नागरिक जो ब्रिटेन की यात्रा करेंगे, उन्हें 10 दिन तक होटल क्वारंटाइन में अनिवार्य रूप से रहना होगा। भारत से पूर्व देशों में वैक्सीनेटेड यात्री ब्रिटेन की यात्रा कर सकेंगे। जिनको वैक्सीन लग गया होगा वो ब्रिटेन की यात्रा कर सकेंगे। ये रूल वहाँ पर बनाया गया है। 4 देशों को रेड लिस्ट में रखा गया है। मेक्सिको, जॉर्जिया, ला रेयूनियन और मायोटे, ये 4 देश हैं जिनको रेड लिस्ट में रखा गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने पूरे दुनिया में अगले कुछ दशकों में बढ़ने वाले जल स्तर को मापने का नया टूल बनाया है? गाइज, ये जो है ये अमेरिका देश है। अमेरिका के जो नासा एजेंसी जो है, अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने एक नया टूल बनाया है, सी टूल बनाया है, जिसे मतलब कि जो समुद्र के जल है इसे मापने की एक नया टूल बनाया है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सी लेवल टूल बनाया है। IPCC 5 से 7 साल में दुनिया भर में पर्यावरण की स्थिति की रिपोर्ट पेश करता है। फ्रेंड्स, IPCC जो है ये 5 से 7 साल में दुनिया भर में पर्यावरण की स्थिति का रिपोर्ट पेश करता है। फ्रेंड्स, बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और यहाँ पर बढ़ते हुए पॉल्यूशन के कारण जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ रही है, तो ये सब के बारे में ये IPCC जो है ये पर्यावरण के संबंध में रिपोर्ट पेश करता है। इस साल पेश की गई रिपोर्ट के आंकड़े बेहतर ही भयावह हैं। ऐसे पहली बार हुआ है जब नासा ने पूरी दुनिया में अगले कुछ दशकों में बढ़ने वाले जल स्तर को मापने के लिए नया टूल बनाया है। इसके माध्यम से दुनिया के उन सभी जगहों और सभी देशों के समुद्री जल स्तर को मापा जा सकता है जिनके पास तट है। फ्रेंड्स, ये जो टूल बनाया है नासा के जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है ये टूल बनाया है, जो जल स्तर है, समुद्री जल स्तर की मापने की एक टूल बनाई है। भारत के 12 शहर 2100 तक आधे फीट से लेकर 3.25 फीट समुद्र में समा जाएगा। फ्रेंड्स, इसका दावा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है ये दावा किया है कि जो भारत का तट है के 12 शहर जो हैं ये 2100 तक आधे फीट से 3.5 फीट तक समुद्र में 3.25 फीट तक समुद्र में डूब जाएगा। तो गाइज, ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना में स्वतंत्रता दिवस समारोह किस ऐतिहासिक स्थान पर आयोजित किया जाएगा? फ्रेंड्स, इस बार जो है ये किस स्थान पर स्वतंत्रता दिवस समारोह को आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये गोलकुंडा किला पर आयोजित किया जा रहा है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं।
1 साल के अंतराल के बाद तेलंगाना में स्वतंत्रता दिवस समारोह ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में आयोजित किया जाएगा। 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन के बाद के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की समृद्धि संस्कृति विरासत के उजागर करने के लिए स्वतंत्रता दिवस परेड स्थान को परेड ग्राउंड से गोलकुंडा किले में स्थानांतरित कर दिया था। फ्रेंड्स, अभी जो तेलंगाना के एक सीएम हैं ये के चंद्रशेखर राव हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहले सीएम भी हैं और ये तेलंगाना जो वो जब एक नए राज्य के रूप में 2014 में इसका गठन हुआ था। पब्लिक गार्डन हैदराबाद के सबसे पुराना पार्क है, जिसे 1886 में तत्कालिक हैदराबाद राज्य के शासक छठे निजाम मीर महबूब अली खान ने बनवाया था। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को भारत मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये हैदराबाद हवाई अड्डा है जिसे मध्य एशिया और भारत में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। हैदराबाद हवाई अड्डे को भारतीय मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में हैदराबाद हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा के रूप में चुना गया है। इसे ध्यान में रखिएगा। दुनिया के शीर्ष हवाई अड्डे की सूची में इसकी स्थिति 2020 में 71वें पर थी, लेकिन 2021 में ये 64वें पर है। हैदराबाद हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे श्रेणी में तीसरा स्थान पर है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। जो हैदराबाद हवाई अड्डा है ये सबसे स्वच्छ तीसरे स्थान वाला हवाई अड्डा है। भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ श्रेणी चौथी रैंक है। फ्रेंड्स, जो भारत और मध्य एशिया की हवाई अड्डे हैं उसमें से ये इसका स्टाफ श्रेणी जो है ये 14वें रैंक पर है और एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र हवाई अड्डा श्रेणी में छठा स्थान पर शामिल है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। पूरे एशिया में जो है ये छठे स्थान पर है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा में। हाल ही में पीएम मोदी ने किस योजना को लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, हाल ही में पीएम मोदी जो है ये उज्ज्वला योजना 2.0 को लॉन्च किए हैं। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो योजना है ये 2016 में शुरू की गई थी। पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना 2.0 को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में महोबा में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बीपीएल लाभार्थियों के बीच एलपीजी का कनेक्शन वितरण कर उजाला योजना को द्वितीय चरण की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, इसका पहले ही शुरुआत हो गया था, लेकिन ये द्वितीय चरण की इसकी शुरुआत है। यह योजना 2016 में यूपी के बलिया से आज़ादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे की धरती से शुरू हुई थी। फ्रेंड्स, मंगल पांडे की वो धरती है, वहाँ उनकी जन्म हुआ था और इसी कारण ये यूपी के बलिया ज़िले से इस योजना को शुरू की गई थी 2016 में। आज उज्ज्वला योजना का दूसरा संस्करण भी यूपी में महोबा की वीरभूमि से शुरू की गई हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के बाद किस राज्य में जीका वायरस के कहर के कारण स्वास्थ्य से अलर्ट जारी किया गया है? गाइज, ये जीका वायरस का जो केस है ये केरल के तिरुवनंतपुरम में पहला बार आया था, लेकिन ये अब पूरे देश में फैलने की आशंका है और ये महाराष्ट्र में 75 जो गांव हैं उन्हें अलर्ट किया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो जीका वायरस की मामला देखी गई हैं। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। केरल के बाद महाराष्ट्र में जीका वायरस का कहर। पुणे के 75वें गांव में खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जीका वायरस का सबसे ज़्यादा प्रकोप केरल में है। जीका वायरस मच्छर की एडीज प्रजाति से फैलता है। फ्रेंड्स, जो मच्छर की एडीज प्रजाति है इससे जीका वायरस फैलता है। यह प्रजाति डेंगू और चिकनगुनिया के लिए भी जिम्मेदार है।
तो फ्रेंड्स, ये जो एडिज प्रजाति के मच्छर जो हैं, ये डेंगू और चिकनगुनिया के लिए भी यही जिम्मेदार है। इसका लक्षण डेंगू जैसा ही होता है। इसके खास लक्षण बुखार और शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं फ्रेंड्स, और जोड़ों में पेन भी होता है, इसका लक्षण है। और जो वो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन पे इसका असर जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है, क्योंकि उनके बच्चे को जो मानसिक डेवलपमेंट है वो नहीं अच्छा से हो सकेगा अगर किसी प्रेग्नेंट औरत को जीका वायरस हो जाए तो बहुत सारी इससे प्रॉब्लम है। तो ये भी बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है, खास करके औरतों में जो कि प्रेग्नेंट है। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।